डीवीएस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कौशलेन तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, डीवीएस कॉलेज कानपुर। आज के शिक्षण का टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक के अंतर्गत केवल थ्योरी पार्ट का अध्ययन करेंगे, उससे जुड़े प्रॉब्लम्स अथवा न्यूमेरिकल्स का अध्ययन नहीं करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन सांख्यिकी के अंतर्गत किसी समूह की विशेषताओं को स्पष्ट व तार्किक ढंग से व्यक्त करने के लिए उस समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत प्रवृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत प्रवृत्ति का ज्ञान न होने पर हम उस समूह की विशेषताओं को तार्किक ढंग से नहीं समझ सकते हैं। किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह मान या प्राप्तांक है जो समूह के सभी प्राप्तांकों का तार्किक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से उस समूह की औसत स्थिति की जानकारी होती है, अर्थात उस समूह की सामूहिक योग्यता का पता लगता है। इसके साथ ही इस माप के आधार पर दो या दो से अधिक समूहों की परस्पर तुलना भी कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांक या मापें कहते हैं। ये हैं, नंबर 1 माध्य या मध्यमान, इसे अंग्रेजी में मीन कहते हैं। नंबर 2 मध्यांक या माध्यिका, अंग्रेजी में से मीडियन के नाम से जाना जाता है। तीसरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बहुलांक या बहुलक, इसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं। पहली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य या मध्यमान। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे विश्वसनीय, शुद्ध व स्थिर माप है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। यह माप समूह के सभी प्राप्तांकों का गुरुत्व केंद्र या केंद्र बिंदु होती है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो हम कह सकते हैं कि मध्यमान समूह का वह प्राप्तांक है जो प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसा कि वर्मा एवं श्रीवास्तव ने भी इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी अंक वितरण के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने से जो भागफल आता है उसे मध्यमान कहते हैं। मध्यमान को समझने के लिए उसके गुण व विशेषताओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। मध्यमान की प्रमुख गुण व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध और विश्वसनीय माप है। मध्यमान किसी दिए गए अंक वितरण का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह समूह का केंद्र बिंदु होता है, ना कि मध्य बिंदु। जैसा कि आगे देखेंगे कि माध्यिका मध्य बिंदु होती है, जबकि मध्यमान समूह का केंद्र बिंदु होता है। नंबर 3 यह अंक वितरण के प्रत्येक प्राप्तांक से प्रभावित होता है, मतलब यह समूह के सभी प्राप्तांकों पर ध्यान देता है।
नंबर 4, समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलनों का योग शून्य होता है। इसका अर्थ है कि अगर सभी प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन लें और उन विचलनों का योग प्राप्त करें तो वह शून्य मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मध्यमान समूह का संतुलन बिंदु होता है। नंबर 5, पाँचवा गुण इसका है कि अंग वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक मध्यमान को अधिक प्रभावित करते हैं। छठवां गुण है अंग वितरण के सभी प्राप्तांकों में एक निश्चित राशि को जोड़ दें या घटा दें तो मध्यमान भी निश्चित राशि के बराबर बढ़ या घट जाता है। सातवां गुण अंग वितरण के सभी प्राप्तांकों में यदि एक निश्चित राशि से गुणा कर दें तो मध्यमान में भी निश्चित राशि के गुणनफल के बराबर वृद्धि हो जाती है। आठवां और आखिरी गुण मध्यमान की मानक त्रुटि मध्यांक और बहुलांक की अपेक्षा कम होती है। अब बात करते हैं मध्यमान के दोषों की, क्योंकि बिना दोषों के समझे या उसकी कमियों को समझे हम मध्यमान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। मध्यमान के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। नंबर 1, जैसा कि ऊपर कहा हमने कि मध्यमान समूह के प्रत्येक प्राप्तांक पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में समूह के अतिशय प्राप्तांक, कुछ बहुत अधिक मान वाले प्राप्तांक मध्यमान को विकृत कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा दोष यह है कि केवल निरीक्षण के आधार पर किसी समूह के मध्यमान को ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब सूत्र की सहायता से ही, फार्मूले की सहायता से ही किसी समूह के मध्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा दोष, जब दिया हुआ अंक वितरण अपूर्ण हो तो मध्यमान को ज्ञात नहीं किया जा सकता। चौथा दोष, इसी प्रकार जब अंक वितरण विषम या असामान्य हो तो भी मध्यमान नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब बात करते हैं मध्यमान के प्रयोग की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन स्थितियों में और कब मध्यमान का प्रयोग किया जा सकता है। पहली कंडीशन है कि जब अधिक विश्वसनीय और शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो। जब किसी समूह के विश्वसनीय और स्थिर केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करनी हो तो मध्यमान का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, जब अंक वितरण के प्रत्येक अंक को समान महत्व देना हो तो मध्यमान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक अंक को प्रभावित करता है। नंबर 3, जब अंक वितरण सामान्य हो तब मध्यमान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, प्रमाणिक विचलन और सहसंबंध जैसी उच्च सांख्यिकी विधियों की गणना के लिए भी मध्यमान की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप है मध्यांक या माध्यिका, जिसे अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि मध्यांक समूह का मध्य का अंक है। यदि समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो इस श्रेणी का मध्य प्राप्तांक या मध्य बिंदु ही समूह का मध्यांक कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यांक समूह को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं, जबकि दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। इसे अंग्रेजी के MD संकेताक्षर से व्यक्त किया जाता है। मध्यांक को समझने के लिए कुछ सांख्यिकी विदों की परिभाषा पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक क्रम में व्यवस्थित हों
तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। इसी प्रकार गिलफोर्ड भी कहते हैं कि किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं तथा शेष प्राप्तांक नीचे होते हैं। मध्यांक के स्वरूप को और अच्छी तरह से समझने के लिए उसके गुण व विशेषताओं को समझना आवश्यक है। मध्यांक के प्रमुख गुण व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मध्यांक प्राप्तांकों के क्रम पर विचार करता है तथा इस पर प्राप्तांकों के बीच के अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2, अतिशय प्राप्तांक का प्रभाव दूर हो जाता है। जैसा कि हमने कहा था कि समूह में कुछ प्राप्तांक अगर बहुत बड़े हैं तो उनका प्रभाव मध्यमान पर तो पड़ता है लेकिन मध्यांक पर नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ अतिशय प्राप्तांक दिए हों समूह में तो मध्यांक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, मध्यांक अंक वितरण का मध्य बिंदु होता है, जबकि हमने देखा मध्यमान अंक वितरण का केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है कि समूह का मध्य बिंदु कौन होता है या केंद्र बिंदु कौन होता है। नंबर 4, मध्यांक को वितरण के किनारों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि मध्यमान को अधिक प्रभावित करते हैं। अब आते हैं मध्यांक की सीमाओं के बारे में। बिना सीमाओं या कमियों को जाने किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। मध्यांक की सीमाएं, प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित। नंबर 1, मध्यांक मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्धमान होता है, जबकि बहुलांक की अपेक्षा अधिक शुद्धमान होता है। नंबर 2, वितरण अगर बड़ा है अर्थात किसी समूह में प्राप्तांकों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्राप्तांकों को स्थित क्रम में सजाने के लिए समय एवं शक्ति अधिक व्यय होती है। नंबर 3, केवल पूर्ण और विकृत वितरण में ही इसकी गणना की जाती है। अब देखते हैं मध्यांक का प्रयोग किन किन स्थितियों में मध्यांक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, जब अंक वितरण असामान्य हो। अगर अंक वितरण सामान्य है तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, और अगर अंक वितरण असामान्य है तो फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए मध्यांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, जब अंक वितरण अपूर्ण व विकृत हो तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए मध्यांक का प्रयोग उचित है। नंबर 3, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की आवश्यकता हो। नंबर 4, जब अंक वितरण के वास्तविक मध्य बिंदु की गणना करनी हो, क्योंकि मध्यमान केंद्र बिंदु देता है, समूह का मध्य बिंदु नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीसरी माप या मापांक है बहुलक या बहुलांक मोड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुलांक समूह का वह अंक जो बहुलता से या सबसे अधिक बार आया हो। इस प्रकार किसी समूह में सबसे अधिक आवृत्ति वाले प्राप्तांक या मान को समूह का बहुलक या बहुलांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के MO संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। बहुलांक को समझने के लिए या बहुलांक को परिभाषित करने के लिए कुछ सांख्यिकी विदों की परिभाषा पर दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। अब बात करते हैं बहुलांक के गुण व विशेषताओं की। बहुलांक के प्रमुख गुण व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति की अन्य मापों की तुलना में इसकी गणना सबसे सरल है। किसी वितरण में बहुलांक अंतिम प्राप्तांकों से प्रभावित नहीं होता है। नंबर 3,
इसका प्रयोग दैनिक जीवन में प्रायः बहुतायत में किया जाता है। चौथा गुण या विशेषता यह है कि बहुलांक किसी वितरण के प्राप्तांकों की गुणात्मक व्याख्या के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब बात करते हैं बहुलांक की सीमा या कमियों की। बहुलांक की प्रमुख कमियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह अन्य मापों की अपेक्षा एक अशुद्ध माप है। यह माध्य और माध्यिका की तुलना में सबसे अशुद्ध माप है। नंबर 2, जब अंक वितरण का आकार छोटा होता है, मतलब प्राप्तांकों की आवृत्ति कम होती है, तब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में बहुलांक को निकालना उपयोगी नहीं होता है। नंबर 3, यह एक अनुमानित केंद्रवर्ती मान होता है, अतः यह सांख्यिकी की उच्च गणनाओं के लिए उपयोगी नहीं होता है। नंबर 4, जब किसी वितरण में प्राप्तांकों की संख्या समान होती है तो बहुलांक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब देखेंगे बहुलांक का प्रयोग कि बहुलांक का प्रयोग कब कब किया जाना चाहिए, किन किन स्थितियों में बहुलांक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, जब केंद्रीय प्रवृत्ति के कम शुद्ध मान की आवश्यकता हो। नंबर 2, जब अंक वितरण के कुछ अंक छूटे हों। नंबर 3, जब किसी लोकप्रिय वस्तु या फैशन संबंधी समस्या का अध्ययन करना हो। नंबर 4, जब केंद्रवर्ती मान को शीघ्रता से ज्ञात करना हो। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने देखा कि किसके सांख्यिकी के अंतर्गत किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करना अति आवश्यक है और केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें हैं: मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। आशा है कि यह टॉपिक आपको प्रिय लगेगा। यह टॉपिक BA 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आता है। साथ ही यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपादेय है, जहाँ जहाँ सांख्यिकी पूछी जाती है। धन्यवाद।